पत्रकार परिषदेत आलात. आज आपल्यामध्ये केंद्राचे वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पियुषजी गोयल आपल्याला पत्रकार परिषद संबोधित करतील आणि आपले नेते अमित साटम मुंबई भाजपाचे उपस्थित आहेत. अमित साटमजी, श्वेता पडवळकरजी, राजेश शिरवडकरजी, ओमप्रकाश चव्हाण. तर मी पियुषजींना विनंती करतो की आजची पत्रकार परिषद संबोधित करावी. आदरणीय पियुषजी गोयल. मित्रों, आज पूरा देश पुलवामा के शहीदों की स्मृति में उनको नमन करता है, उनकी शहीदी व्यर्थ नहीं होगी उसका संकल्प लेता है. उनका सर्वोच्च बलिदान हम सबको पुनः एक बार याद दिलाता है हमारे कर्तव्यों का और सेवा भाव से देश की सेवा करने का जो प्रण 140 करोड़ देशवासियों ने लिया है, जो विकसित भारत 2047 तक बनाने का हम सबका सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसको फिर एक बार उजागर करता है. कल ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति करनी है और सभी ने देश सर्वप्रथम की भावना से अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है. प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य कहा था, कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक बजट को भी अगर आकलन करना है तो 3 ठोस कर्तव्य जो भारत को भविष्य के लिए तैयार करें, वह इस बजट 2026 का सोच दर्शाता है. माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, वो विकसित भारत को नए पंख देने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उसको दर्शाता है. जो 3 प्रमुख विषय इस बजट में देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे देश को मजबूत बनाना, आत्मनिर्भर बनाना. जो टियर 2, टियर 3 शहर हैं, मेट्रो शहर्स को छोड़ के जो छोटे शहर हैं, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना. आप पूर्णतः देखें तो 12,21,000 करोड़ रुपए मात्र आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है. यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा,
ये भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, सामान को आदान प्रदान करने के खर्चे को कम करेगा। इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है वो 3-3.5 गुना अर्थव्यवस्था को बल देता है। इन सबको मद्देनजर रखते एक जोर दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे आर्थिक गति तेजी से आगे बढ़ेगी। जो दूसरा प्रमुख स्तंभ इस बजट का है वो है 140 करोड़ देशवासियों की आशा, उमंग, अपेक्षाओं को पूरा करना। देश के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमी है, उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको भी आगे बढ़ाना। युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर देना। हमारे स्टार्टअप्स को, जो जॉब क्रिएटर्स हैं बल्कि बनाम जॉब सीकर्स, जो खुद अपने हुनर से नई नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नौकरी के पीछे नहीं भागते, वो अपने जीवन के शिल्पकार बनते हैं, देश की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। नया नया नवाचार आज देश को सुशोभित कर रहा है, उनको आगे बढ़ाना। 10,000 करोड़ रुपए एमएसएमईज के लिए ग्रोथ फंड के रूप में दिया गया। क्रेडिट गारंटी स्कीम को बढ़ावा दिया गया। डेटा सेंटर्स बड़े पैमाने पे देश में आए, विदेशी पैसा भी उसमें निवेश लगे, विदेशी मुद्रा भारत में और आए, यहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में लोगों को रोजगार मिले। डेटा सेंटर्स विदेश में क्लाउड सर्विसेज दें तो विदेशी मुद्रा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से कमाई जाएगी। साथ ही साथ इन डेटा सेंटर को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होगा, तो बड़े पैमाने पे वहां भी निवेश आएगा, बड़े पैमाने पे वहां भी रोजगार उत्पन्न होगा। ये बहुमुखी सोच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके भविष्य के भारत के लिए योजनाओं को दर्शाती है। एक योजना से कैसे बहुमुखी लाभ भारत को मिले, और डेटा सेंटर्स का सबसे प्रमुख और आकर्षित करने वाला स्थान मुंबई और नवी मुंबई है, क्योंकि यहीं पर डेटा केबल्स, सबसी केबल्स लैंड करते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा लाभ हमें महाराष्ट्र और मुंबई को मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 3 नए केमिकल पार्क्स जो पोर्ट के साथ जुड़कर बनाए जाएंगे, टेक्सटाइल पार्क्स, अलग अलग प्रकार के सेफ हार्बर रूल्स जो विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करें, ऐसे ढेर सारी घोषणाएं, योजनाएं माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट में पेश की है। तीसरा जो स्तंभ है वो है सबका साथ, सबका विकास। जब तक 140 करोड़ लोग, भारत के हर नागरिक, देश के कोने कोने में रहने वाले नागरिक, हर गरीब, हर मध्यम वर्ग, हर निम्न मध्यम वर्ग, हर एक का, चाहे वो गांव में रहे, शहर में रहे, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, वंचित रहा हो, जनजातीय समाज से हो, हर एक के लिए एक उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवती और महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर, और खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां रोजगार ज्यादा उत्पन्न होता है, उसको बढ़ाना
उसके निर्यात को बढ़ाना, इसको आधार स्तंभ इस बजट का माना जा सकता है। महाराष्ट्र को तो बड़ा लाभ होने वाला है, मोटा लाभ हो रहा है। महाराष्ट्र का जो बजट स्टेट कंपोनेंट है वो भी बड़ा है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बन गया है। रेलवे में बहुत बड़े पैमाने पे निवेश इस बजट में सुनिश्चित किया गया है, जिसमें अगर हम महाराष्ट्र अकेले को देखें तो जो 2009 से 14 कांग्रेस की यूपीए की सरकार, जिसमें शरद पवार जी वगैरह सब थे, वो महाराष्ट्र के लिए लगभग 1170 करोड़ रुपए अपने रेल बजट में सालाना प्रावधान करते थे। इस वर्ष के रेलवे बजट में महाराष्ट्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, यानी लगभग 20 गुना ज्यादा। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई में आने जा रहा है। ये कंटेंट क्रिएटर लैब होगा, स्कूल कॉलेजों के बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से देश की सेवा करने का मौका देगा। पुणे और नागपुर को ग्रोथ हब्स के रूप में 5 वर्ष में डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए हर शहर के लिए सुनिश्चित किए गए। मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी प्लान किया जा रहा है। वैसे तो देखो तो बजट के हर अंग में महाराष्ट्र का योगदान और महाराष्ट्र को लाभ स्वाभाविक है। जब दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लाभ होगा। जब हाई स्पीड रेल मुंबई से अहमदाबाद शुरू होगी तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब वधावन पोर्ट तेज गति से तैयार होगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट वधावन पोर्ट और मेरे खुद के उत्तर मुंबई के क्षेत्र के बीच बनेगा तो स्वाभाविक है महाराष्ट्र का लाभ होगा। जब पर्यटन को बल दिया जाएगा तो स्वाभाविक है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के सब किलों पे लोग और आकर्षित होंगे, जाएंगे। ढेर सारा लाभ मुंबई महाराष्ट्र को इस बजट और मोदी सरकार की अन्य अन्य योजनाओं से मिलने जा रहा है। लगातार मिला है, आगे भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उस पर सवार जो बड़े बड़े बदलाव इस देश में लाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 38 विकसित देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय किए गए हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत आत्मविश्वास के साथ इन समझौतों में अपने हितों की रक्षा करके आगे बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी मार्केट आज लगभग 70% अंतरराष्ट्रीय ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड का 70% आज भारत के लिए खुला है, जिसमें हमें प्रेफरेंशियल एक्सेस यानी दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हमें लाभ देने वाला ऐसा फ्री ट्रेड जोन्स के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए तब जो भारत के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जहां पे हमें संवेदनशीलता है, जैसे डेयरी है, जैसे हमारे किसानों के अलग अलग उत्पाद है, जीएम फूड्स है, इन सब चीजों को बाहर रख के हमारे किसानों के हितों को भी सुरक्षित रखा है। हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसा कि टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, चमड़ा का व्यापार, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट,
जूते, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, गाड़ियां, ढेर सारे ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो भारत को और आगे बढ़ाने में नई मार्केट खोल के हमारे निर्यात को बढ़ाएंगे, रोजगार को बढ़ाएंगे, निवेश को बढ़ाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के आगे आने वाले दिनों में, अमृत काल में विकसित भारत 2047 तक सुनिश्चित करने का एक और अहम कदम 2026 के बजट को माना जा सकता है। कांग्रेस आज निराश है। भ्रम फैलाने के अलावा उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ठोस सुझाव नहीं है। यहां तक कि झूठ और फरेब के अलावा हमारी आलोचना करने के लिए भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं एक के बाद एक रोज झूठी बातें बोलकर हमारे अन्नदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जैसे डिस्क्रेडिटेड नेता और उनका जो अलायंस है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की, डीएमके तमिलनाडु की, समाजवादी पार्टी यूपी की, ये सब जो एक प्रकार से जनता ने ठुकराई हुई पार्टियां हैं, ये लाख कोशिश कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा और कर्तव्य भाव से देश की सेवा, देश का उज्जवल भविष्य, 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने से और भारत को विकसित और समृद्ध भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने कांग्रेस की बात की। थोड़ी देर पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने एक और आरोप किया है वीडियो के द्वारा। उन्होंने बांग्लादेश और यूएस के एग्रीमेंट को साइड करते हुए कहा है कि इंडिया यहाँ पे कैच 22 सिचुएशन जैसे में फंस गया है, जहाँ पे वो ना सीधा कॉटन का डील कर सकते हैं और ना गारमेंट्स का डील यूएस के साथ कर सकते हैं। उस पर आपका क्या? मैं समझता हूं नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है, जो आगे चलकर बढ़ेगा और मेरा मानना है कि दुगने से ज्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। हमने जो 9 FTAs किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें अगर हम टेक्सटाइल की मार्केट देखें तो लगभग $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए तक टेक्सटाइल की मार्केट खोलने का काम हमारे ये 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकसित देशों के साथ जो हमने किए हैं, ये हमारे को बड़ी मार्केट खोलने में लाभ देते हैं। अमेरिका अकेले लगभग 9 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सामान खरीदता है। यूरोपियन यूनियन अकेले लगभग 22-23 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का सामान खरीदता है। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना करिए कितनी संभावनाएं टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए खुल रही हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में 0 ड्यूटी टेक्सटाइल्स के लिए खोली गई है, अगर बशर्ते वो अमेरिका से यार्न या अमेरिका से कॉटन सामने खरीदे। तो स्वाभाविक है भारत को भी वही सुविधा मिलने वाली है। भारत के निर्यातक भी अगर अमेरिका से कॉटन या यार्न खरीदते हैं तो भारत का भी टेक्सटाइल 0 ड्यूटी पर
अमेरिका जा सकते हैं, और मुझे विश्वास है भारत के हमारे कामगार, हमारे भारत के उद्यमी अवश्य इसका बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ी मार्केट कैप्चर करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात जीरो ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहां प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से जीरो ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए एसईजेड का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। एसईजेड के कानून में भी यह स्पष्ट लिखा गया है कि आप शून्य ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं या प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। और ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उत्पादकता बढ़ाए, क्योंकि कपास की जो जरूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख ले तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया, कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। एसईजेड पॉलिसी जो, और ये दोनों चीजें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एसईजेड पॉलिसी, कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है, तो वहां तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को अपार अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र अब पूरे विश्व का 70% मार्केट में भारत के लिए खुल गया है। भारत को मैंने अभी अभी एक लिस्ट भी निकाली किस प्रकार से अलग अलग टेक्सटाइल क्षेत्र को एफटीएस में बेनिफिट मिला है। अब यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, जैसा मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन अकेले की मार्केट करीब करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए की है, टेक्सटाइल मार्केट। उसमें हर एक वस्तु, हर एक टेक्सटाइल का प्रोडक्ट भारत से शून्य ड्यूटी पे जाएगा, उसका कॉटन कोई किधर से लाना नहीं पड़ेगा, भारत का ही कॉटन होगा। न्यूजीलैंड को ले लीजिए, हर एक जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है शून्य ड्यूटी पे जाएगा। ब्रिटेन को ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स शून्य ड्यूटी पे जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम अकेला, इंग्लैंड अकेला लगभग 27 बिलियन यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का कॉटन, 2.5 लाख करोड़ का टेक्सटाइल खरीदता है।
तो ऐसे कुल मिला के जब 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है, तो आप कल्पना करिए भारत के लिए कितनी बड़ी सौगात है, कितना बड़ा व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। सर, ये जो यूएस फ्री ट्रेड डील है, इससे महाराष्ट्र के किसानों को कितना फायदा होने वाला है? जैसा मैंने अभी बताया, महाराष्ट्र के किसानों के सभी हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। जो जो चीजें कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम खोलते हैं, तो हम देखते हैं कि सामने वाले देश में क्या बनता है, और सामने वाले देश में जो बनता है, अगर वो भारत में भी बनता है और हम आत्मनिर्भर है, पर्याप्त है, तो हम उसको आयात करने नहीं देते हैं, या आयात में कोई छूट नहीं देते हैं। अगर उनको आयात कर रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज है उसमें, और स्वाभाविक है कि फिर भारत में नहीं आ सकेगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो भारत में हम आत्मनिर्भर नहीं है, जो हमें लानी पड़ती हैं। उन चीजों पे हम विशेषकर कुछ ना कुछ छूट देते हैं, कई बार कुछ कोटा देते हैं, भारत के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को सुरक्षित रखते हुए। तो इसी कड़ी में आज जैसा मैंने बताया, टेक्सटाइल मार्केट खुलेगी तो भारत के कपास, महाराष्ट्र के कपास किसानों को और डिमांड मिलेगा। और ये भी जोड़ दूं, अगर राहुल गांधी जी को कुछ भी डर भी है, तो हमारी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो 100% जो कॉटन है वो एमएसपी पे खरीदने के लिए खड़ी रहती है, तो वो भी एक रक्षा कवच किसानों के लिए अवेलेबल है। दूसरा, सोया मिल, महाराष्ट्र में क्योंकि सोया मिल की एक विषय है, तो हमने सोया मिल को कोई प्रकार की छूट नहीं दी है। तीसरा, जो फल सब्जियां, जो मसाले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे बनते हैं, वो महाराष्ट्र से अब दुनिया भर में और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो पाएंगे। तो मसालों के ऊपर 0 ड्यूटी पे अमेरिका में भी जा पाएंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र के फल सब्जियां के लिए विश्व में बहुत सारी मार्केट्स अब खुल जाएंगी। ओमान और यूएई, ये 2 बड़ी मार्केट्स में भी हमने एफटीएस के माध्यम से बहुत संभावनाएं खोली है। अब जो 6 देश है खाड़ी के, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार और कुवैत, ये 4 और ओमान, यूएई, 6 देश का एक संयुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू कर दी है। और ये 6 देशों में ही महाराष्ट्र से देखें तो लाखों करोड़ रुपए का सामान महाराष्ट्र से निर्यात हो सकता है, विशेषकर क्योंकि उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए वो भारत के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि आज किसानों के पास ढेर सारे अवसर हैं। हमारे युवा युवती अगर इसको फूड प्रोसेसिंग भी करें, जैसे आलू है, आलू को हम यहाँ पे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं तो कई गुना ज्यादा दाम मिलता है। जो वस्तु हमारे किसान बनाते हैं वो कच्चा माल भी जा सकता है, और प्रोसेस करके अगर प्रोसेस फूड जाता है तो बड़े पैमाने पे रोजगार भी महाराष्ट्र में निर्माण होगा। India signed trade agreement with 38 countries in the past 1 year. How different is the trade pact with the US compared to EU? Well, all the trade pacts are very good for India. All the 9 free trade agreements that Prime Minister Narendra Modi's government has finalized protect all the sensitive areas for India, do a calibrated opening in areas where we require certain amount of products to be imported, and open the doors for huge amount of investments due to policy stability, clarity and predictability. These will attract investments, creating lakhs and crores of jobs for the people of India. This free trade agreement with the United States of America have brought down the tariffs significantly, the reciprocal tariff,
from 50% to 18%. And along with that, roughly half our exports to the United States will be duty free. There will be no reciprocal tariff on that. So significant benefit with half our exports going on zero reciprocal tariff, the rest having a lower reciprocal tariff of only 18% against 50%, which is the lowest tariff that any of our competing nations. We are lower than China, which is at 34-35%. We are lower than Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Malaysia. India has received the lowest tariff from America compared to all our other developing economy competitors. And therefore it opens up a huge $30 trillion market in America. I think it's a game changer for the future progress and development of India. Sir, my next question to you that US says that they will export $500 billion to India over next 5 years. Is it feasible, and how much India will export to US in the same period? Is there any estimate? I think you would have seen that when Prime Minister Narendra Modi ji and President Mr. Donald Trump met in February 2025 and decided to launch negotiations for a bilateral trade agreement, they had together agreed that Indo-US trade bilaterally should increase to $500 billion per year by 2030. That is, both import and export between the two nations should increase to $500 billion per year. That is 45 lakh crore rupees. This includes goods and services. We are working towards that target. There are so many things that India needs which are available with America, with the United States of America, which will help India's economy grow faster, which will help us to provide jobs to our youth, which will help us to give a boost to our economy. $500 billion that we intend to purchase over the next 5 years, subject to getting good quality, good prices, sufficient availability and demand, comprises products like our energy needs. We need oil, crude oil we import in very large number. We need LNG, we need LPG. Now that every home has a domestic gas connection, obviously our demand is going up. With the fastest growing large economy on earth, our energy needs are increasing 7-8% every year. In this increasing energy needs scenario, we are obviously going to import larger quantities of crude oil, LNG, LPG, and the more diversity and more competition among suppliers, India will get better pricing. India will get a better deal. We will save money. Similarly, our steel manufacturers today manufacture about 140 million tons of steel. We expect the steel production in India to double, for which we require coking coal. Today we are importing $17 billion worth of coking coal, which is 1,50,000 crores. Over the next 5 years, this will double and increase to almost 3 lakh crores. That is more than $30 billion every year. Now, coking coal is not available in India, just like oil or LNG, LPG, in sufficient quantity. So we will need to import that. We are today dependent on only 2 or 3 countries for coking coal. The more the competition, we have lower prices for coking coal, which is good for our economic viability, which will help our steel industry to grow, which will help create jobs for all Indians. I just spoke about data centers and how it will benefit Mumbai, Navi Mumbai, Maharashtra. For data centers, we need technology, we need GPUs, we need data center equipment, we need equipment to process and do quantum computing in India. We need a lot of technology products, ICT products. America has the best ICT products in the world, and they are a trusted partner.
We want them to open those products for selling to India so that we can create jobs in India, so that we can expand our economy and we can continue to grow and progress to be the main supplier of services in the IT sector to the whole world. Even today, our IT sector is exporting nearly $200 billion, that is 18 lakh crores worth of IT services, information technology service. Once we get these equipment from US, we can grow that. And the target that the IT industry has told me, and I had a meeting with them only 3 days back, is that they will increase IT exports to the world to 45 lakh crores per year. And America will be a big market which will open up for us. Precious metals, we are importing gold, silver, other precious metals, critical minerals. We will need to bring that from different countries. The more competition, the better it is for our consumers. So our approach is that in areas where India needs to import, and we all know that India is importing goods worth $800 billion even today. Those are required for our economic growth, for maintaining the jobs of our young men and women. That import, if it has a wide number of countries from whom we can import, we'll be able to get competitive prices and help the consumers with better, lower prices, better quality, and ensure we will continue to be the fastest growing large economy for the next 20-30 years. शायद आप लेट आए हैं क्योंकि मैंने अभी जवाब दिया इसका. आप पुनः एक बार चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है. मैं कह रहा हूं ना कि अगर झूठ और फरेब का नैरेटिव कोई दुर्भाग्य से विपक्ष के नेता, क्योंकि उनके पास और कुछ मिला नहीं इस यूएस के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को की आलोचना करने के लिए, बेचारे बार बार रोज एक नया झूठ का पुलंदा फेंकने की कोशिश करते. मैंने अभी अभी समझाया कि ये नीति कि आप विदेश से कोई सामान लाओ, यहां प्रोसेस करो और विदेश वापस एक्सपोर्ट करो, ये नीति कांग्रेस के समय से चली आ रही है. इसके लिए कोई यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं थी. ये पहले से चली आ रही है. और भारत में भी वर्षों से कॉटन लोग ला रहे हैं, कपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री ला रही है, खासतौर पे इजिप्ट से, खासतौर पे अमेरिका से एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो भारत में पर्याप्त बनता नहीं है, वो लाके यहाँ हाई क्वालिटी टेक्सटाइल जिसमें रोजगार मिलता है युवा युवतियों को, ये एक्सपोर्ट हो ही रहा है और वो आगे भी होगा. और हमें भी बांग्लादेश की तरह शून्य इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका में उस पर लाभ मिलेगा. तो टेक्सटाइल को भी लाभ हो गया. रही बात कॉटन के किसानों की, अभी अभी समझाया कि हमारे विश्व में आज इतनी बड़ी मार्केट 45 लाख करोड़ की मार्केट खुली, यानी आज जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उससे 10 गुना से भी ज्यादा इन अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से खुली है, पहले के और अभी के 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पंख से उड़ेगी. इतना डिमांड कपास का बढ़ेगा कि हमारे कपास किसानों को तो बहुत पर्याप्त बड़े बड़े अवसर मिलेंगे. और आखिरी बात जो मैंने आपको कही, मैं आपको डिटेल्स के साथ बता सकता हूं. पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरे यूएसए का जो प्रोडक्शन है कॉटन का, वो मात्र $14 बिलियन का है. अगर उस प्रोडक्शन को अगर मैं मिलियन बेल्स में दूं तो 480 पाउंड के 480 मिलियन पाउंड बेल्स सिर्फ वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए होती है. दैट्स ऑल. अब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कॉटन
कितना भी वो कोशिश कर ले, भारत के किसानों का कॉटन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसमें से भी उनका एक्सपोर्ट जो वो निर्यात करते हैं, उनकी खुद की भी जरूरत है, वो मात्र 45,000 करोड़ का है। और उससे ज्यादा कॉटन तो शायद एक प्रदेश में भारत बनाता है। और पूरे देश का अगर देखें तो कॉटन की रिक्वायरमेंट भारत की इससे काफी ज्यादा आगे आज भी है और आगे आने वाले दिनों में भी रहेगी। ये जो आएगा और एक्सपोर्ट होगा इन एडिशन टू द करंट डिमांड है, ये कोई करंट डिमांड को रिप्लेस नहीं करता। उसके बदले हमारे पास आज 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है। ये बड़ी सरल चीज शायद राहुल गांधी जी के समझ के बाहर है, पर समझने वाले समझ जाते हैं, जो ना समझ है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो तो राज कपूर जी ने ही बता दिया। मुझे लगता है उन्होंने उसके बारे में अपना वक्तव्य दे दिया। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी JNK से जो हमारा आए थे, उन्होंने भी MOU साइन किया है। फर्स्ट टाइम ग्लोबल, इस तरीके से गवर्नमेंट इसको एग्रेसिवली प्रमोट करने के लिए इससे पहले कभी इस क्षेत्र को इतना फोकस नहीं किया गया जितना अभी किया गया। भारत की युवा युवतियों में जो क्षमता है, जो हुनर है क्रिएटिव क्षेत्र में, और ये बॉलीवुड तो है ही हमारी शान, पर बॉलीवुड या टॉलीवुड हो पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु की फिल्म इंडस्ट्री हो, ये एक क्रिएटिव सेक्टर है। इसके अलावा आज के दिन वीडियो गेम्स, आज के दिन गेमिंग इंडस्ट्री एक विश्व पटल पे बहुत अहमियत रखती है। ये बहुत इसकी अपार संभावनाएं खुल रही हैं और हमारे युवा युवती इसमें बड़ी हुनर रखते हैं। मैंने स्वयं जो कौशल विकास केंद्र उत्तर मुंबई में बनाया है कांदिवली में, उसमें हमने क्रिएटिव ट्रेनिंग, क्रिएटिव सामान बनाने के लिए क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग का भी कोर्स रखा है। वीडियो गेम्स बनाना, अलग अलग प्रकार से क्रिएटिव चीजों में लोगों को स्किल डेवलप करना। मैं कहता हूं इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो छोटी छोटी बच्चे, बालक और बेटियां, इतना बढ़िया ट्रेनिंग के बाद काम करती है क्रिएटिव, तुरंत नौकरी मिल जाती है। तो मेरा मानना है कि भारत में जो हमारी ऑडियो विजुअल सर्विसेज और क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ी संभावना है। और एक क्या हम 10 क्रिएटिव इंस्टीट्यूट बनाएं, ये देश को आगे बढ़ाएगी। मुंबई के क्रिएटिव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का घोषणा कर दी गई है, वो उत्तर क्षेत्र में ही बनेगी। मुझे लगता है फिल्म सिटी के पास बनने जा रही है। आगे चल के देश में और ऐसे क्रिएटिव इंस्टीट्यूट्स बने और अलग अलग प्रदेश आगे आए, उसका मैं स्वागत करता हूं। Sir, my last question to you on FTA. The India European Union, mother of all deals, covers 25% of global GDP. Is the ministry ready to subsidize global certification so India's MSCs can actually meet European Union standards? Thank you, madam. As a part of the export promotion that was finalized last year, we have already announced that all our micro and small units, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए जो भी खर्चा होगा रजिस्ट्रेशन करने में, सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, विश्व भर में, उस खर्चे में हम सब्सिडी भी देंगे, सहूलियत भी देंगे, हैंड होल्डिंग भी करेंगे, वी विल सपोर्ट देम। और एक प्रकार से पूरे विश्व में हमारे एमएसएमईज पहुंचे, नए प्रोडक्ट्स के साथ नए मार्केट्स को कैप्चर करें, हमारे नए एक्सपोर्टर्स बने, नए निर्यातक बने, हमारे युवा युवतियों को हम और एनकरेज करें। इसके लिए ढेर सारे इस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में प्रावधान रखे गए। हम उनकी डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं विश्व भर में, उसको सहयोग देंगे। हम उनका कनेक्शन
विदेश में जो कंपनियां उनके बन सकती है, उसके साथ मिशन के द्वारा उनका कनेक्शन कराएंगे। अब हम देश भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके जाने वाले हैं। हमारे एमएसएमईज को, हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे युवा युवतियों को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो निर्यात को भी प्राथमिकता दे, क्योंकि ये भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने में बल देता है। बहुत आधा बजेटचे प्रेस कॉन्फरन्स आहे, राष्ट्रीय प्रश्न पुन्हा नंतर ले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आप सबको बहुत बहुत भविष्य में तरक्की हो, ऐसा मेरी प्रार्थना है।